अच्छा लिखने वालों ने सिखाया है कि ये साल से कहानी या स्क्रिप्ट की शुरुआत करना या वीडियो की शुरुआत करना थोड़ा घिसा पिटा तरीका है। लेकिन किस्सा ऐसा है कि साल से ही शुरू हो सकता है। साल 1955 अमेरिका के एक बंदरगाह से एक जहाज चीन के लिए रवाना हो रहा था और उसकी रेलिंग पर एक आदमी खड़ा था जिसे अमेरिका ने अपनी ही सरजमीन से बाहर निकाल दिया था। नाम तिशन शुशन। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। एरिक सीडहाउस अपनी किताब द न्यू स्पेस रेस में लिखते हैं कि यही वो शख्स था जो अमेरिका की मशहूर जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी का रिसर्च डायरेक्टर रहा, पेंटागन में हाई लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ काम किया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस अमेरिकी टीम का हिस्सा था जिसने नाजी जर्मनी के रॉकेट वैज्ञानिकों से पूछताछ की थी। उन्हीं वैज्ञानिकों में एक थे वर्नर फॉन ब्राउन, जो आगे चलकर खुद अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के जनक बने। फिर आया सेनेटर मैकार्थी का दौर, 50-60s का दौर, जब अमेरिका में कम्युनिस्ट होने के शक भर से लोगों का करियर तबाह हो रहा था। तिशन पर भी शक हुआ, उनकी क्लियरेंस छीनी गई और 1955 में उन्हें वापस चीन भेज दिया गया। सीडहाउस लिखते हैं कि चीन पहुंचकर उन्होंने वो प्रोग्राम लगभग शून्य से दोबारा खड़ा किया जो वो अमेरिका में छोड़ आए थे, वो भी ऐसे दौर में जब उनके साथियों को चीन में रॉकेट के बारे में कुछ खास पता ही नहीं था। 1956 में चीन के पास कुल जमा 2 सोवियत R1 मिसाइलें थी और वो भी जर्मन V2 रॉकेट की नकल भर थी। यानी जिस आदमी की काबिलियत से अमेरिका को डर लगा, उसी ने आगे जाकर अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की नींव रख दी। आज ये कंपटीशन चाइना को उस स्टेज पर पहुंचा रहा है जहां वो अमेरिका को स्पेस रेस में सीधी टक्कर दे सके। बात है 10 जुलाई 2026 की। चीन के दक्षिणी द्वीप हैनान से दोपहर 12:15 पर एक रॉकेट आसमान में उठा। नाम लॉन्ग मार्च 10B। उसने अपना सैटेलाइट सही ऑर्बिट में पहुंचाया, जो कि उसका काम था, लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। बूस्टर के ऊपरी हिस्से से अलग होने के करीब 6 मिनट बाद रॉकेट का पहला स्टेज सीधा खड़ा होकर वापस नीचे आया और समंदर में तैरते एक खास जहाज पर उतर गया। चीन की सरकारी कंपनी CASC ने कुछ ही मिनटों में इसकी पुष्टि भी कर दी। इसी के साथ चीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने ऑर्बिटल क्लास रॉकेट के बूस्टर को उड़ाकर वापस लाकर साबुत बचा लिया हो। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ एलन मस्क की कंपनी SpaceX ही नियमित रूप से कर पाई थी। तो अब 3 सवाल सामने हैं। चीन ने ये किया कैसे? क्या ये सचमुच SpaceX की नकल है या कुछ और इसका उस बादशाहत पर क्या असर पड़ेगा जो पिछले लगभग 10 साल से मस्क बेरोक टोक चलाते आए हैं? पहले समझिए कि बूस्टर इतना कीमती क्यों है। किसी भी रॉकेट में सबसे महंगा हिस्सा उसका पहला स्टेज होता है, वही जिसमें ढेर सारे इंजन लगे होते हैं। पुराने जमाने में हर लॉन्च के बाद यह हिस्सा जलकर या टूटकर समंदर में गिर जाता था। अब सोचिए, इसका मतलब था हर बार एक नया जहाज बनाकर उसे उड़ान के बाद फेंक देना। इसलिए अंतरिक्ष में जाना हमेशा से बहुत महंगा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट। मस्क का पूरा जादू यही था, यही है कि उन्होंने इस बूस्टर को वापस लाना और दोबारा इस्तेमाल करना सीख लिया। SpaceX ने पहली बार दिसंबर 2015 में फैल्कन 9 बूस्टर को किसी ऑर्बिटल उड़ान से वापस लाकर उतारा और आज हालत यह है कि फॉल्कन 9 साल में करीब 150 बार उड़ता है, हफ्ते में 3 बार और एक बूस्टर दर्जनों बार इस्तेमाल होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने यही काम किया, लेकिन मस्क के तरीके से नहीं। फॉल्कन 9 अपने पैरों यानी लैंडिंग लेग्स पर खुद अपने आप जमीन के किसी पैड पर या समंदर किनारे बने किसी पैड पर आकर उतरता है, लेकिन लॉन्ग मार्च 10B के पास कोई लैंडिंग लेग्स नहीं है। उसके बूस्टर के नीचे आते वक्त हुक निकलते हैं और समंदर में खड़ा एक जहाज जिस पर तनी हुई रस्सियों और एक नेट का जाल लगा है, उस बूस्टर को हवा में ही पकड़ लेते हैं। CGTN के मुताबिक जहाज पर लगा यह सिस्टम बूस्टर की बची हुई रफ्तार को धीरे धीरे सोखता है, फिर उसे एक केबल से बांधकर एक अपने आप लॉक होने वाले लॉक मैकेनिज्म वाले प्लेटफॉर्म पर जकड़ देता है। दुनिया में पहली बार किसी रॉकेट को इस नेट कैप्चर तरीके से पकड़ा गया है। यह SpaceX और चीनी तरीके का अंतर है, लेकिन यह अंतर मामूली नहीं है और यहीं से एक नई डिबेट दोबारा शुरू होगी। कौन सी डिबेट? नकल बनाम आविष्कार या इजाद।
यानी ये कि एक नजरिया जो वो कहता है कि चीन बस दूसरों की टेक्नोलॉजी उठाकर अपनी बना लेता है। ब्रेंडन वाइकार्ट अपनी किताब विनिंग स्पेस में लिखते हैं कि चाइना दूसरी सभ्यताओं की तकनीक सोखकर खुद को मजबूत करता है, इजाद कम नकल ज्यादा। वाइकार्ट इसे कोई नई बात नहीं मानते। वो 1878 में चीन में लिखे गए एक निबंध का जिक्र करते हैं जिन्हें चीन के एक विद्वान झांग जीदोंग ने लिखा था। इसमें एक सिद्धांत दिया गया तियोंग का, यानी बुनियाद चीनी रखो लेकिन काम की पश्चिमी विद्या को अपना लो। अब देखिए, आमतौर पर नकल को अक्सर हम एक कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन वाइकार्ट अपनी किताब में ओहायो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओडेट शेंकर की एक किताब का हवाला देते हैं। किताब का नाम कॉपीकैट्स। इसमें शेंकर ने 1948 से 2001 तक का एक अध्ययन गिनाया है जिसके मुताबिक किसी नई इजाद की कुल कमाई का सिर्फ 2.2% उस कंपनी के पास गया जिसने उसे पहले बनाया था। यानी आपने जो बनाया है, आविष्कार किया है, उसका सिर्फ 2.2% आपको मिला फायदा, और बचा हुआ 97.8% उन कंपनियों को मिला जिन्होंने बाद में उसकी नकल कर ली या उससे बेहतर बना लिया। शेंकर की दलील यह है कि पहला व्यक्ति जो इजाद करता है, आविष्कार करता है, वो रास्ता बनाता है और उसका खर्च उठाता है, क्योंकि फेलियर होगा, बार बार कोशिश करोगे। जबकि नकल करने वाले को रास्ता पहले से पता है, वो उसी रास्ते पर मुफ्त की सवारी करता है, उसकी रिसर्च का पैसा बचता है, मार्केटिंग का पैसा बचता है, तमाम तरीके के फेलियर से वो बचता है। और इसी के साथ जो पिछले स्टेप में या इजाद करने वाले ने अगर कोई गलती की है तो वो उन गलतियों से भी फायदा उठाता है। अब दूसरी तरफ का ये नजरिया कहता है कि लॉन्ग मार्च 10B को नकल कहना गलत है। अंतरिक्ष के जाने माने विश्लेषक पीटर हैग ने इस लैंडिंग पर लिखा कि ऊपरी समानताओं को छोड़ दें तो यह असल में उधार ली हुई टेक्नोलॉजी नहीं है, और तकनीकी रूप से देखें तो बात सही भी है। पैरों पर उतरने और जाल में पकड़े जाने में इंजीनियरिंग का जमीन आसमान का फर्क होता है, जबकि वो खास एक स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बात हो रही हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। अब दोनों में फर्क है, ये तो साफ है, स्पेस एक्स और चीन में। तो चीन का असली हुनर क्या है? चीन का असली हुनर किसी चीज को इजाद करना नहीं है। लंबे समय से वो कॉपी कैट्स के नाम से बदनाम रहे, मजाक भी होता है काफी, लेकिन चीन किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को सोखने, ढालने और बड़े पैमाने पर बनाने की हैरत अंगेज रफ्तार रखता है। अब सवाल, चीन ऐसा कर कैसे पाता है? इसका जवाब भी वाइकार्ट अपनी किताब में देते हैं। वो लिखते हैं कि चीन का स्टेट कैपिटलिज्म मॉडल सरकार को यह छूट देता है कि वो किसी जोखिम भरी नई टेक्नोलॉजी में सालों साल पैसा लगाए, तब भी जब वो घाटा खा रही हो कंपनी, बिना इस दबाव के कि अगली तिमाही में मुनाफा दिखाना है। अब पश्चिम की कोई भी प्राइवेट कंपनी इतने लंबे समय तक घाटे में नहीं टिक सकती। अक्सर एक निश्चित समय के बाद शेयर होल्डर्स प्रॉफिट मांगने लगते हैं, तो आप अनंत रूप से दशकों तक घाटा खाते हुए नहीं रह सकते। वाइकार्ट एक और बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी की धुरी है। अंतरिक्ष में सफर को जो सबसे सस्ता कर देगा वही जीतेगा। और यहीं से पता चलता है कि चीन के लिए ये जो उन्हें कामयाबी मिली है, ये सिर्फ शान की बात नहीं है, ये उनके लिए जरूरत है। जर्मन थिंक टैंक मैरिक्स की एक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक चीन में जब आप एक बार लॉन्ग मार्च रॉकेट को इस्तेमाल करते हैं तो उससे 1 किलो सामान ऑर्बिट में भेजने का जो खर्च होता है वो लगभग $21,000 बैठता है। वहीं स्पेस एक्स के फाल्कन 9 पर यही खर्च करीब 8700 से $3,000 प्रति किलो पड़ता है। यानी स्पेस एक्स 94% ज्यादा सस्ता है। अब मस्क का अगला रॉकेट देखिए, स्टारशिप। अगर ये पूरी तरह चल पड़ा तो ये खर्च कुछ $100 या उससे भी नीचे आ सकता है। इतना बड़ा फर्क बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ताकत की है, रफ्तार की है। चीन को ये रास्ता सस्ता चाहिए। क्यों चाहिए? इसका जवाब उनकी हजारों सैटेलाइट्स में छुपा है। चीन के 2 विशाल सैटेलाइट नेटवर्क हैं, या वो बना रहा है। गोवांग यानी राष्ट्रीय नेटवर्क और शियानफान, जिसे 1000 सेल्स भी कहते हैं। दोनों को मिलाकर 28,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की योजना है ताकि मस्क के स्टारलिंक को टक्कर दी जा सके। लेकिन मैरिक्स के मुताबिक असली अड़चन यही सस्ते बार बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की कमी है।
इसीलिए 2026 के बीच तक चीन इन दोनों नेटवर्क्स के अभी सिर्फ 350 सैटेलाइट ही भेज पाया है, यानी अपने टारगेट से वो बहुत दूर है और घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नियम कहते हैं कि जो देश किसी ऑर्बिट और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर दावा करता है उसे एक तय समय सीमा के अंदर अपने नेटवर्क का एक हिस्सा असल में तैनात करना जरूरी है, वरना वो अधिकार हाथ से निकल जाएगा। यानी चीन को हजारों सैटेलाइट्स बहुत जल्दी बहुत सस्ते में भेजने हैं। लॉन्ग मार्च 10B का बूस्टर वापस लाना इसी रास्ते में पहला कदम है। CASC ने साफ कहा है कि वो इसी बूस्टर को इसी साल के अंत तक दोबारा उड़ाने की तैयारी में है। अब बात करें मस्क की, क्योंकि ये पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। यानी जैसे ही ये खबर आई अचानक लोग उनकी तरफ देखने लगे कि उनका रिएक्शन क्या होगा या स्पेसएक्स इस पर क्या जवाब देगा। एक तरफ स्पेसएक्स अपने शिखर पर है, हाल में उनका IPO आया, लगभग 87.5 अरब डॉलर जुटाए, लेकिन दूसरी तरफ मस्क का सबसे बड़ा दांव स्टारशिप अभी भी पूरी तरह काम नहीं किया है, यानी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। मई 2026 तक स्टारशिप 12 बार उड़ चुका है, 7 बार कामयाब, 5 बार नाकाम। मई के आखिर में एक बूस्टर के फेल होने के बाद अब इसके लॉन्च को भी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। स्पेसएक्स ने खुद अपने IPO दस्तावेज में माना है कि उसकी आगे की पूरी तरक्की इसी पर टिकी है कि स्टारशिप पूरी तरह रीयूजेबल बने और जल्दी जल्दी उड़ सके। इसका मतलब मस्क के पास बढ़त तो बहुत बड़ी है और शायद सालों की। स्पेसएक्स अभी काफी आगे है, लेकिन चीन में इस टेक्नोलॉजी को भरोसेमंद और सस्ता बनाकर बड़े पैमाने पर चलाने की सलाहियत है। आने वाले सालों में ग्लोबल लॉन्च मार्केट शायद किसी एक की जागीर ना रहे, बल्कि 2 घोड़ों की दौड़ बन जाए। और यही हमें अपने आखिरी सवाल पर लेकर आती है, क्या ये सिर्फ 2 कंपनियों की लड़ाई है? जाहिर है नहीं, ये अमेरिका और चीन की लड़ाई का नया बैटलफील्ड है। अमेरिकन थिंक टैंक CSIS का कहना है कि आज की स्पेस रेस पहली वाली स्पेस रेस से अलग है जो कोल्ड वॉर में चल रही थी, जब सोवियत संघ भी स्पेस में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार असली मुकाबला सिर्फ ये नहीं है कि पहले कौन आगे बढ़ेगा, ये है कि कितने लोग आपके पाले में आएंगे। अमेरिका के आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर 60 से ज्यादा कंट्रीज साइन कर चुकी हैं, जबकि चीन और रूस मिलकर अपना अलग मून मिशन गुट बना रहे हैं। इनमें पाकिस्तान का नाम हमने सुना है, जो चीन के स्पेस प्रोग्राम से लगातार जुड़ रहा है। इसके अलावा वेनेजुएला, मिस्र जैसे देश भी साथ में कोशिश कर रहे हैं कि इजिप्ट जैसे देश भी इन प्रोग्राम से जुड़े। CSIS की चेतावनी यह है कि जैसे जैसे गरीब और विकासशील देश सस्ती लॉन्च और सैटेलाइट सेवा की तलाश में चीन की तरफ झुकेंगे, अमेरिका के लिए अपनी बढ़त बनाए रखना मुश्किल होता जाएगा। और चीन की रफ्तार आंकड़ों में भी दिखाई दे रही है। 2025 में चीन ने 92 बार रॉकेट उड़ाए, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जो 1 साल पहले 68 था। अंत में वापस लौटते हैं उस जहाज पर जिससे कहानी शुरू हुई थी। 1955 में अमेरिका ने अपने एक बेहतरीन दिमाग को समंदर के पार भेज दिया था, इस भरोसे के साथ कि शायद उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 71 साल बाद उसी समंदर के उस पार एक रॉकेट आसमान से उतरकर एक जाल में आ गिरा है और उसके साथ ही एक ऐसा दरवाजा खुल गया है जिसे अब तक दुनिया में सिर्फ एक आदमी खोल पाया था। सवाल यह नहीं है कि चीन उस दरवाजे तक पहुंचा या नहीं, सवाल यह है कि उसके पार जाकर अब देखना है कि वो कितनी जल्दी दौड़ पाता है और मस्क के स्टारशिप प्रोग्राम या स्पेसएक्स प्रोग्राम के कितने नजदीक पहुंच पाता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी सर्वेश और बाकी साथियों का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शुक्रिया।